आने वाले एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई सीरीज आज से मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिस सीरीज का नाम है द 25 सीरीज। आज इसका एपिसोड 1 है। इस वीडियो सीरीज में हम कवर करने वाले हैं ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन जैसे डिफरेंट टॉपिक्स के 25-25 क्वेश्चन हर वीडियो। एग्जाम्पल के तौर पर आज का जो वीडियो है उसमें हम 25 बहुत ही टॉप नॉच एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस तरीके से आगे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें हम 25 इंपॉर्टेंट लेट्स से ईडियम्स कर लेंगे, किसी में हम 25 क्लोज टेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हर एक वीडियो में आपको 25 बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल मिलेंगे मेरे तरीके से सोल्यूशन के साथ, जो कि अपने आप में यूनिक होता है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में जाके चीज़ों को बताता हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ाने का तरीका मेरा ये होगा कि आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आएगा, आप उस सवाल को ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा सोल्यूशन दिखेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है एंटरटेनमेट का जिसको आप आराम से लेट कर पढ़ो और आपको फायदा हो। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे इस सीरीज में, आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। इस नोट पे हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल, आज हम 25 एरर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ट्राई करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये कर लिया है। मैं सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। लिखा है पीरियड ऑफ 6 years हैव elapsed since I last saw her। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है, जैसा मैंने बोला मैं बिल्कुल डेप्थ में जाऊंगा। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम तोड़ लेते हैं, आसान कर लेते हैं अपने लिए कि इसमें कितने क्लॉजेज आए। आपको दिख रहा होगा कि सेंटेंस में 2 क्लॉज है। एक क्लॉज है अ पीरियड ऑफ 6 years हैव elapsed तक। दूसरा क्लॉज है आई लास्ट सॉ हर तक। इसके बीच में जो कंजंक्शन है वो है सिंस। मतलब यहाँ पे 2 क्लॉज दिए हुए। पहला है द पीरियड ऑफ 6 years हैव elapsed, दूसरा है आई लास्ट सॉ हर। दोनों को जोड़ा है कंजंक्शन सिंस में। ठीक है, एक एक करके हम दोनों को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले यहां अगर हम देखें, लिखा है अ पीरियड ऑफ 6 years हैव elapsed। ठीक है, अ पीरियड ऑफ 6 years। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसके बाद लिखा है हैव elapsed, है ना। elapse मतलब होता है बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, कि 6 साल की जो अवधि थी वो खत्म हो। कहना बेसिकली ये चाह रहा था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का वर्ब क्या है, तो आप बोलोगे ये हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और elapse जो है ये मेन वर्ब है। बिल्कुल सही है आप। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि पीरियड को यहां का सब्जेक्ट बताएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ये 6 years को यहां का सब्जेक्ट बताएंगे। और कंफ्यूजन यहीं पर है। क्या कंफ्यूजन है? अगर हमने ईयर्स को मान लिया सब्जेक्ट तो ये प्लूरल है, फिर यहां पे हैव होना चाहिए था। अगर हमने पीरियड को मान लिया सब्जेक्ट, जो जिसके पहले अ है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहां सिंगुलर होगा। तो हमारा एरर भी यहीं छिपा है अगर हम इस बात को ना समझ पाए कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। आओ जरा एक बात समझते हैं। बीच बीच में जो भी रूल्स आते जाएंगे ना, मैं सारे रूल्स एक्सप्लेन करता जाऊंगा। किसी भी सेंटेंस में जब कोई प्रीपोजिशन आता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, तो हर प्रीपोजिशन को ना अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट आमतौर पर या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है। तो हम इस रूल को इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं कि जब हमें कोई नाउन या कोई प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद मिल जाए, तो मोर ऑफन देन नॉट वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। मैंने क्या बोला? जब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन के बाद आ जाए, तो वो उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ये लॉजिक अगर मैं यहां लगाऊं, तो लिखा है पीरियड ऑफ 6 years, ये ऑफ क्या था? ये यहां का प्रीपोजिशन था। अगर मैं आपसे पूछूं इसका इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहां पे आपको एक ही नाउन दिख रहा होगा, ईयर्स। ये 6 जो है ये एडजेक्टिव है। कितने साल? 6 साल। इसका मतलब ये जो ईयर्स लिखा हुआ है, ये इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। अब जो बात मैं समझा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपसे पूछा था कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो क्या ये ऑफ 6 years कभी सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, 6 एक एडजेक्टिव है, ईयर्स एक नाउन है जो कि एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है फॉर प्रीपोजिशन ऑफ। इसका मतलब ये सब्जेक्ट का कंटेंडर है ही नहीं। अगर ये सब्जेक्ट का कंटेंडर नहीं है, तो हमारे पास सब्जेक्ट का कंटेंडर फिर केवल एक बचता है। कौन सा? पीरियड। क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या कोई प्रोनाउन हो सकता है, और यहां पे एक ही नाउन हमें दिख रहा है जो नाउन है पीरियड। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको सीधा सीधा समझाना चाहूं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है अब पीरियड। इस बात का आप प्लीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा था हैव elapsed। आपने ये रूल पढ़ा होगा, किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज होता है। तो देखो यहाँ पे हैज, हैव के बाद elapsed लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक है। सिंस यहाँ कंजंक्शन था जो दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा था। अगर हम देखेंगे आगे, अगला क्लॉज था आई लास्ट सॉ हर। आई यहाँ का सब्जेक्ट है,
लास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय बता रहा है। सॉ यहाँ का वर्ब है, ये सब्जेक्ट था, ये उसके लिए वर्ब आया था, किसे देखा था, उसे देखा था, ये हर कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये वाले पोर्शन में तो कहीं हमारे एरर होने का जगह है ही नहीं, जैसा चाहिए था एग्जैक्टली वैसा ही सेंटेंस लिखा हुआ। फिर हमारा एरर, या तो हमारा आंसर नो एरर है, या तो एरर फर्स्ट वाले पोर्शन में होगा। देख लेते हैं क्या एरर है। हमने अभी फाइंड आउट किया था कि अ पीरियड जो लिखा है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर हमारा सब्जेक्ट साहब पीरियड है जो कि सिंगुलर है, इसके आगे अ लगा हुआ है, तो जो वर्ब हम इसके लिए यूज करेंगे वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, अ पीरियड हैव इलैप्स्ड। सेंटेंस तो यही बन रहा था कि अ पीरियड हैव इलैप्स्ड। हैव प्लूरल के लिए यूज करते हैं और हैज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट अ पीरियड है जो कि सिंगुलर है, तो फिर तो हमें इसके साथ हैज यूज करना चाहिए ना। सेंटेंस में क्या यूज किया था, हैव यूज किया था। एरर होगा कि नहीं होगा, 100% एरर होगा। तो यहां का आंसर क्या है, आंसर है हैव की जगह पे हैज होना चाहिए। बोलो समझ में आया या नहीं आया। देखो आप जब मेरी वीडियोस देखते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इतने डिटेल में जाऊं, जहां पे इससे रिलेटेड और कोई सवाल अगर हो जो एग्जाम में आ सकते हैं या एसएससी या बैंकिंग में आ सकते हैं, वो उसकी क्लैरिटी आपको यहीं से मिल जाए। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं 25 क्वेश्चन या 15 मिनट में समझा दूं, और हर एक टीचर के लिए आसान है। मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा रूल बताऊंगा कि देखो जी यहाँ पीरियड जो है वो सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए तो हैज हो। फिर तो आप आंसर ही देख लो ना। सिर्फ मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जाओ और आंसर देख लो। मेरा काम यहाँ आंसर बताना नहीं है। अगर मैंने ये सीरीज शुरू की है तो मेरे सीरीज का मकसद ये है कि हर एक बच्चा हर एक चीज सीखे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ यहाँ आंसर देखने और आंसर बताने के लिए मत आना। अगर आप आंसर देखने और आंसर बताने के लिए आए हो, फिर आप गलत टीचर की वीडियो पे आ गए हो। ये आपके लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके अंदर वो अक्यूमेंट डेवलप करने का मतलब उनका प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म ये है कि वो एक अक्यूमेंट डेवलप करना चाहते हैं इंग्लिश की। वो ये चाहते हैं कि अगर सेंटेंस यहां से मुश्किल भी हो जाए, लेट्स से अगर इस सेंटेंस में ये लिखा होता कि अ पीरियड ऑफ 6 ईयर विद इन द रेन ऑफ दैट किंग, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाता कि अब इतने लंबे सेंटेंस में हमें कहां मिलेगा सब्जेक्ट। उस बच्चे को ये लॉजिक अब समझ आ गया है कि हर प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा। जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में होगा। तो कितना भी लंबा हमें कोई फ्रेज क्यों ना दे दे, हम वहां से सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये अक्यूमेंट डेवलप करने के मद्देनजर जो बच्चा आया होगा उनको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा है, फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माय न्यूज़पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग माय नेम इनकरेक्टली। काफी सालों से चलता आ रहा है ये कि मेरा जो न्यूज़पेपर एजेंट है वो मेरा नाम गलत स्पेलिंग के साथ लिख रहा है। ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब है। आइए जरा सेंटेंस का पोस्टमार्टम करें, एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। लिखा है कि फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कैसे पता चला, देखो फॉर एक प्रीपोजिशन है। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो लिखा है कि फॉर सेवरल ईयर्स नाउ मतलब कुछ सालों से। ध्यान से समझना, फॉर एक प्रीपोजिशन है, हाँ जी। तो हर एक प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, या तो एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन आएगा। जरा चेक करो तो, सेवरल मतलब होता है कुछ, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ईयर्स नाउन होता है। कैसे पकड़ते हैं सेंटेंस में नाउन है कि प्रोनाउन है? मैं कैसे इतना आराम से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई कि एस या ई एस लगा के अगर चीजों को प्लूरल किया जा सकता है तो ये एक नाउन का फीचर होता है। तो देखो ये वाला एस या एस लगा के सेवरल्स तो नहीं कर सकते, ईयर को ईयर्स कर सकते हैं। दूसरा, मुझे कैसे पता चला ये वाला एडजेक्टिव है, बार बार समझाता हूं, मेरी बात पे मत जाओ ना, खुद यूज करके देख लो। मैं कह रहा हूं सेवरल पीपल, कुछ लोग। ठीक है, तो ये पीपल तो नाउन होता है, आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, प्लूरल नंबर है अपने आप में, तो नाउन है ये। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कितने लोग, एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, 10 आदमी, आपने बोला कुछ लोग। कौन से वर्ड से पता चला कुछ लोग हैं या सेवरल वर्ड से पता चला? तभी तो ये एडजेक्टिव हुआ ना। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दे। अच्छा बुरा, नंबर बता दे, छोटा है, लंबा है, काला है, गोरा है, कुछ भी बता दे, वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे सेवरल एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? 100% एडजेक्टिव होगा। तो अब अगर मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब अगर मैं आपको पूछता कि इस सेंटेंस में बताओ बच्चे कि ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है, तो क्या हम सेवरल को कर सकते थे? आंसर नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन है? ईयर्स है। ठीक है, ये जो सेवरल लिखा है ये इस ईयर्स के लिए एडजेक्टिव आया है, राइट। और नाउ क्या होता है? एडवर्ब होता है, जिसका मतलब होता है समय बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सेंटेंस में फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, ये तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, राइट। इसमें तो कोई एरर नहीं मिला हमें। क्यों एरर नहीं मिला? क्योंकि फॉर को अपने बाद एक नाउन चाहिए था, तो देखो नाउन लगा हुआ है। इस नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है, एडवर्ब आया, कहीं कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिखा माय न्यूज़पेपर एजेंट, यहां पे आपको आपका सब्जेक्ट मिलेगा। कौन है? नाउन है, एजेंट नाउन है, तो एजेंट क्या होगा? नाउन होगा। अच्छा, कौन सा? न्यूज़पेपर एजेंट। तो ये कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका? मेरा। इसका मतलब ये दोनों मिला के एक कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। और ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो क्या लिखा हुआ है? फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माय न्यूज़पेपर एजेंट। यहां तक की बात हमने अलग अलग कर ली है। आगे, हैज बिन स्पेलिंग, हैज क्यों लगा हुआ है? क्योंकि एजेंट सिंगुलर था।
अगर एजेंट्स लिखा होता फिर हम हैव यूज करते, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो लिखा माय न्यूज़पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग। देखो जब भी कोई काम पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक खींचा चला आए ना, पास्ट में स्टार्ट होकर जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट तक खींचा चला आए तो समझ जाना वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाता है। या अगर कोई ऐसा वर्ब मिल जाए जिसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता तो एटलीस्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। अब इसका मीनिंग हमने क्या पढ़ा था कि कुछ सालों से हमारा न्यूज़पेपर एजेंट जो है वो मेरा नाम गलत लेता आ रहा है, तो काम तो पहले स्टार्ट हुआ था और चलता हुआ अभी तक आ गया। इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर तो लगेगा ही लगेगा। तो देख लो एजेंट के पास हैज लिखा हुआ था, बिल्कुल ठीक था। अच्छा परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज या हैव या हैड प्लस बिन प्लस V4। तो देखो बिन लगा है, बिन के बाद V4 लगा है, कोई एरर है क्या? कहीं कोई एरर नहीं। क्या गलत, किसकी गलत स्पेलिंग लिख रहा है वो? ऑब्जेक्ट क्या है? माय न्यूज़पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग माय नेम इनकरेक्टली। व्हाट इनकरेक्टली? माय नेम इनकरेक्टली। इसका मतलब ये वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इनकरेक्टली क्या है? एडवर्ब है। क्या बता रहा है कि कैसे स्पेलिंग कर रहा है? वो गलत स्पेलिंग कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्टली। सॉरी आंसर बोल रहा हूं, ये एडवर्ब क्या हो जाएगा? इनकरेक्टली। ठीक है। इसका मतलब क्या इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर मिल रहा है? नहीं। ये वाला पोर्शन हमने अलग अलग किया, कहीं कोई एरर नहीं है। माय न्यूज़पेपर एजेंट में कोई एरर नहीं है। एजेंट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, कोई एरर नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए क्योंकि काम पहले स्टार्ट होकर अब तक चलता है, तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है। ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, कोई एरर नहीं है। एडवर्ब होना चाहिए था कि स्पेलिंग कैसे यूज कर रहा है वो गलत यूज कर रहा है, तो इनकरेक्टली मैनर बता रहा है, बिल्कुल सही है। कहीं कोई एरर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इस सेंटेंस का नो एरर। अब ये सेंटेंस टफ क्यों था? क्यों कुछ बच्चों को नहीं समझ आया होगा शुरुआत में जब आप पढ़ रहे होगे खुद से? इसीलिए क्योंकि आमतौर पर हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उस सेंटेंस में हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज को लास्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 hours नाउ, मतलब अब मैं 6 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूं। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, फॉर 6 hours नाउ, आमतौर पर आपको ये सेंटेंस में मतलब 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स ये सेंटेंस के लास्ट में लिखा होता है। पर कभी कभी जब एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ करना होगा, इसको उठा के आगे कर देगा, और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसमें कोई एरर नहीं है। मैं बिल्कुल इस तरीके से लिख सकता हूं कि फॉर 6 hours नाउ कॉमा आई हैव बीन टीचिंग। ये गलत नहीं होगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक्चुअली ये सेंटेंस क्या था पता है? माय न्यूज़पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग माय नेम इनकरेक्टली फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। पर क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए क्या किया? इसको उठा के आगे कर दिया और हो गया फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माय न्यूज़पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग माय नेम इनकरेक्टली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नो एरर मैंने प्रूफ कर दिया आपके सामने। मैंने इतना खोलकर इसमें इसलिए बताया क्योंकि नो एरर था। नो एरर पकड़ने में स्टूडेंट्स को बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इतना टाइम दिया उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। लिखा हुआ इट टुक हर। टुक यहाँ का वर्ब है, टुक यहाँ का वर्ब है, इट यहाँ का डमी सब्जेक्ट है। इट टुक हर, उसे बहुत वक्त लगा। बहुत वक्त लगा किस काम में? इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, मतलब उसे बहुत वक्त लगा किस काम में? टू गेट ऑफ। टू गेट ऑफ, गेट ऑफ यहां पे फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, और टू प्लस गेट इंफिनिटिव का काम कर रहा है। टू के बाद V1 होता तो देखो टू के बाद V1 है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन आएगा, फ्रेजल वर्ब है, तो टू गेट ऑफ लिखा हुआ है। टू गेट ऑफ व्हाट? द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ऑफ प्रीपोजिशन, उसके लिए ऑब्जेक्ट हस्बैंड आया है। गेट ऑफ का ऑब्जेक्ट कौन है? द डेथ। किस चीज से गेट ऑफ करने के लिए? मौत से गेट ऑफ करने के लिए। किसके मौत से? उसके हस्बैंड के मौत से। तो लिखा हुआ इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब मैंने सेंटेंस को अलग अलग कर दिया आपके लिए। अब आइए इसमें एरर ढूंढते हैं। लिखा है कि उसे बहुत वक्त लगा, पास्ट की बात है तो इट टुक हर वेरी, यहां पे कोई एरर नहीं है। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, ये कहने का तरीका होता है, उसे बहुत वक्त लगा, कोई एरर नहीं है। लिखा हुआ है टू गेट ऑफ। अब सवाल यह है कि क्या गेट ऑफ सही फ्रेजल वर्ब है यहां पे यूज करने के लिए? आइए तो जरा समझते हैं। देखो गेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से को डिबोर्ड करना, मतलब यह है कि किसी चीज से उतर जाना, उसको गेट ऑफ कहा जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने फिल्मों में सुना होगा बोलते हुए कि ही गॉट ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से उतर गया। मैं किसी को बोला तुम मेरी कार पे कैसे चढ़ गए? गेट ऑफ माई कार। गेट ऑफ का मतलब क्या है? कि मेरी कार से नीचे उतरो। सो गेट ऑफ का मतलब होता है टू डिबोर्ड, कहीं से नीचे आओ, ठीक है? क्या वो ये कहना चाह रही थी कि उसे बहुत वक्त लगा अपने हस्बैंड की मौत से नीचे आने के लिए? ना ना, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। शायद हम ये कहना चाह रहे थे कि उसे बहुत वक्त लगा उस चीज से इमोशनली रिकवर करने में, उस चीज से उबरने में, उस चीज से ऊपर आने में। उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है वो फ्रेजल वर्ब होता है गेट ओवर। क्या होता है? गेट ओवर। तो इसमें करेक्शन ये है साहब कि टुक हर गेट टुक हर लॉन्ग टाइम, मैं भी बोलने में लड़खड़ा रहा हूं, इट टुक हर लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर होना चाहिए इन प्लेस ऑफ गेट ऑफ, ठीक है?
गेट ओवर मतलब उसे बहुत वक्त लगा उबरने में अपने पति के मौत से। अब जहां भी फ्रेजल वर्ब आता है, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट आपको पता होगा फ्रेजल वर्ब के ऊपर मेरा खास ध्यान रहता है। जहां भी फ्रेजल वर्ब आता है मैं आपके लिए अलग से स्लाइड लगा देता हूं। यहां पे मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड लगा दिया। मैंने क्या किया कि 5 जो मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब थे गेट ओवर के, एग्जाम के साथ मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को, उसको मैंने यहां पे लगाया हुआ है। गेट ओवर सीजीएल 2020 में भी पूछा है, पीओ 2018 में भी पूछा है। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से पार पाना, किसी चीज से रिकवर करना, इसे कहते हैं गेट ओवर, इमोशनली या फिजिकली। फॉर एग्जांपल, इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर हर ब्रेकअप, उसका ब्रेकअप हो गया और उससे उबरने में उसे महीनों लगे, तो उबरने के लिए गेट ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है गेट अलोंग, जिसका मतलब होता है किसी चीज के साथ फ्रेंडली होना, सहज होना, कंफर्टेबल होना किसी चीज के साथ। फॉर एग्जांपल, शी गेट्स अलोंग वेल विथ हर कलीग्स, वो अपने कलीग्स के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करती है। वैसे मैं कह रहा हूं कि आई डू नॉट गेट अलोंग विद पीपल हु स्मोक अ लॉट, जो लोग बहुत सिगरेट पीते हैं मेरी उनके साथ बनती नहीं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, सो आई डू नॉट गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है कंफर्टेबल फील करना। अगला गेट अवे, ये भी बहुत ही ज्यादा बार एसएससी ने पूछा है। गेट अवे का मतलब क्या होता है? बच के निकल जाना, टू स्केप। ठीक है, टू गॉट अवे विदाउट चीटिंग ऑन द टेस्ट, ही गॉट अवे मतलब वो बच के निकल गया टेस्ट में बिना चीटिंग के। ठीक है, मतलब उसने चीटिंग करी पर बिना पनिशमेंट के वहां से निकल गया, इसको गेट अवे कहा जाता है। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना, टू कंप्लीट समथिंग और एंड्योर अ डिफिकल्ट टाइम। एंड्योर मतलब होता है झेलना, किसी चीज को कंप्लीट करना या डिफिकल्ट मोमेंट्स को झेलना। लिखा है कि आई मैनेज टू गेट थ्रू द टफ एग्जाम, मैंने मैनेज कर लिया मतलब मेरे से हो गया कि मैं सफल होकर निकल जाऊं इस एग्जाम से। गेट बैक का मतलब होता है वापस लौटना, टू रिटर्न टू अ प्लेस और टू रिकवर समथिंग। जैसे आई नीड टू गेट बैक टू द बुक, लिखा हुआ है कि मुझे उस किताब की तरफ वापस लौटना है। आई नीड टू गेट बैक टू माई होम, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, मुझे अपने घर जाना चाहिए, इसको गेट बैक बोलते हैं। ठीक है, सो गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से उबरना, गेट अलोंग का मतलब होता है कंफर्टेबल होना, गेट अवे का मतलब होता है बिना पनिशमेंट के बच के निकलना, गेट थ्रू मतलब होता है सफल होना। ठीक है, गेट बैक का मतलब होता है वापस लौटना। ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट इडियम्स थे गेट से जो मैंने बता दिए। सवाल जो हमारा था उसमें गेट ऑफ की जगह पे गेट ओवर होना चाहिए था, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़े, लिखा है कि इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। बहुत अच्छा सवाल है। लिखा है कि इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट, इट सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, बेस्ट एडजेक्टिव है। दो चीजों को यहां पे कंपेयर किया जा रहा है, किसको किसको? टू बी साइलेंट एंड टू स्पीक इन एंगर। मुझे गुस्सा आया, आई एम इन एंगर। अब मेरे पास यहां दो सिचुएशन है, या तो मैं बोल रहा हूं कि मैं साइलेंट रह जाऊं, आई विल रिमेन साइलेंट, या तो मैं कह रहा हूं कि आई विल स्पीक। इन दोनों का आपस में सेंटेंस के हिसाब से कंपैरिजन चल रहा है। और क्या कहा जा रहा है कंपैरिजन में कि ये ज्यादा अच्छा होता है कि जब आपको गुस्सा आए ना तो आप शांत रहो, इसके कंपैरिजन में कि आप गुस्से में बोलो। ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छा ये है कि आप शांत रहो, यू रिमेन साइलेंट, उससे कंपैरिजन में कि आप बोलोगे तो कुछ उलूल जुलूल मुंह से निकल जाएगा आपके। तो कहा जा रहा है कि ये कंपैरेटिवली ये बेटर है, ये अच्छा है, ये गुड है कि आप साइलेंट रहो। इसका मतलब यह है कि यहां पे दो डिफरेंट कमोडिटीज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, दो डिफरेंट कमोडिटीज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है ना। तो जब भी आप दो डिफरेंट कमोडिटीज को आपस में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है ना साहब। आपने यहां पे क्या यूज किया है? लिखा हुआ है इट इज बेस्ट, सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। क्या होना चाहिए था? इट इज बेटर। तो क्या हो जाएगा? इट इज बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेस्ट की जगह पे बेटर हो। ठीक है, अब यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी जरूरी चीज है, लिखने की जगह कम है, मैं क्लीन कर रहा हूं इसको, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इससे भी एसएससी बहुत सवाल बनाती है कि जब भी आप दो चीजों को कंपैरिजन करते हो तो दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए। जिसका मतलब है, आप देखना किसी से कंपेयर कर रहे थे, आप कंपेयर कर रहे थे टू बी साइलेंट को, एंड आप इसको कंपेयर कर रहे थे टू स्पीक से। तो थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म ये कहता है कि जब आप दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करते हो तो अगर आप इसको इन्फिनेटिव में लिखोगे तो इसका भी इन्फिनेटिव में लिखना जरूरी है। लेट्स से अगर ये जेरेंड में होता ना तो हम इसको भी जेरेंड में लिखते, अगर ये V2 में होता तो हम इसको भी V2 में लिखते। मतलब जब आप दो चीजों को का कंपैरिजन करते हो तो थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म कहता है ये दोनों चीजें हमेशा बराबर में लिखी जाती हैं। तो देखना यहां पे 2 के बाद V1 था, इन्फिनेटिव था, यहां टू बी साइलेंट लिखा हुआ था। बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता कि बी अपने आप में एक मेन वर्ब होता है और यहां पे ये V1 है, मतलब बेस फॉर्म है। 2 प्लस बी लिखा हुआ है मतलब 2 प्लस V1 ही लिखा हुआ है, ये अपने आप में इन्फिनेटिव है। ये जो साइलेंट है ना ये एडजेक्टिव है, ये चूंकि बी लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहां जो 2 बी लिखा हुआ है ये भी साहब इन्फिनेटिव का ही फॉर्म है, और यहां पे जो 2 स्पीक लिखा हुआ है ये भी साहब इन्फिनेटिव का ही फॉर्म है। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म को बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि यहां पे भी
2+v1 है और यहां पे भी 2+v1 है, इस बात का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। लिखा है कि उसके जो फादर है ना वो बिल्कुल डिसगस्टेड है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिज फादर। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। डिसगस्टेड क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि बिल्कुल उनको घिन आ रही है उससे, अगेंस्ट हिम, उसके ऊपर उन्हें बिल्कुल घिन आ रही है। हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम, किस चीज के लिए? फॉर, प्रीपोजिशन है, हिज एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? यहाँ का नाउन है और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फॉर हिज एडिक्शन, उसका जो एडिक्शन है, किस चीज को लेकर एडिक्शन है? टू ड्रिंक। टू प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ड्रिंक, ठीक है। तो लिखा हुआ है हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। अब एक चीज जो चीख चीख के आपके सामने आ रही होगी कि मालिक मैं एरर हूं, मैं एरर हूं, वो ये होगा कि टू के बाद यहां ड्रिंकिंग होना चाहिए। हालांकि आपने इस रूल को रट लिया है कि एडिक्टेड टू, एडिक्शन टू के बाद जेरेंड आता है, पर मैं कह रहा हूं रटने की जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस वाली बात थी कि टू एक प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में। अगर ये एक प्रीपोजिशन है तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आया तो वो हमेशा जेरेंड के फॉर्म में होना चाहिए। क्यों जेरेंड के फॉर्म में होना चाहिए? क्योंकि अभी जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से मेंटेन किया है कि हर प्रीपोजिशन को अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आप जब वर्ब लिखोगे तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ना बनेगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब हम किसी वर्ब को प्रोनाउन तो नहीं बना सकते, पर हम किसी वर्ब को नाउन जरूर बना सकते हैं, उसके आगे जेरेंड लगा के उसमें आईएनजी लगा। मैंने क्या बोला? फिर से सुनो। टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अभी ड्रिंक एक वर्ब लिखा है, हम किसी वर्ब को आईएनजी लगा के, जेरेंड लगा के नाउन बना सकते हैं। इस वजह से जब भी आपको कोई प्रीपोजिशन मिलता है तो उसके बाद कहा जाता है जेरेंड यूज कीजिए। जेरेंड इसलिए यूज कीजिए ताकि वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन पाए, क्योंकि जेरेंड अपने आप में एक नाउन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट सिंग, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? आपने एट जब लिखा जो कि प्रीपोजिशन था, तो इसके बाद आप जो भी वर्ड लिखोगे ना वो एक इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अभी जो सिंग लिखा हुआ है ये वर्ब है साहब, ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन बनता है या तो एक प्रोनाउन बनता है। अब आप सिंग को प्रोनाउन तो बना नहीं सकते, प्रोनाउन तो फिक्स है इंग्लिश में, लेकिन आप इसको नाउन बना सकते हो। कैसे नाउन बना सकते हो? इसको जेरेंड बना दो। जेरेंड अपने आप में एक नाउन होता है। जेरेंड कैसे बना सकते हैं? आईएनजी लगा के। और इसको बच्चों ने रट लिया कि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आएगा। रटने की जरूरत का कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, समझ लो, इसके बाद कभी गलती नहीं करोगे। तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि एक एरर तो है जो कि आपको बिल्कुल ऑब्वियस नजर आ रहा होगा, वो ये है कि इसमें लिखने की जगह कम है भाई। तो एरर एक जो आपको यहां पे क्लियरली नजर आ रहा होगा वो ये है कि टू के बाद ड्रिंकिंग होगा। अब मैं एक एरर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेंटेंस में दो दो एरर है, ठीक है। क्या दूसरा एरर है समझना। लिखा हुआ हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। पहले एरर मैंने बोला एडिक्शन टू ड्रिंकिंग होगा, राइट। दूसरा एरर यह है कि जब भी आप किसी सेंटेंस में डिसगस्ट यूज करते हो, एज अ वर्ब यूज करते हो, तो इसके बाद कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है। कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन है? या तो डिसगस्टेड विथ समथिंग होता है या तो डिसगस्टेड एट समथिंग होता है। इस चीज को नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है। डिसगस्ट अपने बाद या तो विथ लेता है या फिर डिसगस्ट अपने बाद एट लेता है। ये दोनों चीजें फिक्स्ड है। तो इस सेंटेंस में दो एरर मैंने बोला है। दूसरा एरर कौन सा था भैया? दूसरा एरर ये था इसमें कि डिसगस्टेड के बाद अगेंस्ट हिम नहीं होना चाहिए था। डिसगस्टेड के बाद या तो विथ हिम होना चाहिए था या तो एट हिम होना चाहिए था। तो दोनों एरर ये हुए कि टू के बाद आईएनजी लगेगा और डिसगस्ट विथ या डिसगस्ट एट होगा। दोनों बातें नोट कर लेना अगर नहीं पता होगी तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। लिखा है ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम। जब हमें बुलाया गया, देखो कितना अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है ऑन बीइंग कॉल्ड। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि हर प्रीपोजिशन अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट लेता है। ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। बहुत बार आपको ऐसा कोई फॉर्म मिलेगा जिसमें यहां पे कोई वर्ब लिखा होगा, तो आपकी ड्यूटी है कि आप इसको नाउन में बदल दो। कैसे नाउन में बदल सकते हैं? आप इसको जेरेंड का फॉर्म बना सकते हैं, जेरेंड बना देने से ये नाउन बन जाएगा। जेरेंड कैसे बना सकते हैं? उसके आगे आईएनजी लगा सकते हैं। इतनी राम कहानी अभी भी मैंने समझाई थी। तो देखो यहां पे ऑन के बाद बीइंग लिखा है कि नहीं लिखा। अब जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर पढ़ते हैं, उनको हवा भी नहीं लगेगी यहां बीइंग क्यों हुआ। उनको बस लगेगा कि यहां एरर तो नहीं है। मैं मान रहा हूं यहां एरर नहीं, पर एरर पूछ दिया तो क्या करूं? हमारे आपके हाथ में तो है नहीं एरर कहां से आएगा। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और जब चीजें आसान है तो क्यों प्रीफर करते हो रटने को? फर्स्ट वीडियो से, और आज मैं 17वें या 71वें वीडियो पे होऊंगा अपने, हर वीडियो में मैं कंसिस्टेंटली ये बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अर्ज करता हूं, हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला, कि रटना मत, रटना मत। मैं चीजों को समझाता हूं, मैं चीजों को समझा रहा हूं। 99% चीजें इंग्लिश में लॉजिकल हैं। आपको समझाने वाला टीचर ढूंढना पड़ेगा, जो ऐसा टीचर हो। बहुत सारे ऐसे भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो हर चीज को समझाते हैं। तो सुनो ना ध्यान से।
सुनोगे तो समझ जाओगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन बीइंग, यहाँ बीइंग क्यों आया, क्योंकि ऑन एक प्रीपोजिशन था, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था। बीइंग के बाद V3 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत थी, सॉरी पार्टिसिपल फ्रेज की जरूरत थी। सो बीइंग के बाद क्या लगा, कॉल्ड, मतलब जब उन्हें बुलाया गया, ऑन बीइंग कॉल्ड, कॉमा। यहां तक हमने एनालाइज कर लिया, कोई एरर नहीं है। लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस, हम सबको एंटर्ड इनटू द रूम। अब देखो ये वाला एरर बहुत बार पूछा है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। एंटर्ड के बाद हम इनटू का इस्तेमाल नहीं करते जब हम किसी फिजिकल मूवमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है, लेट्स से ये एक कमरा है, हम इस कमरे में घुसने की बात कर रहे हैं इस दरवाजे से। तो जब हम इस कमरे में घुसने की बात कर रहे हैं ना, तो इसको कभी भी एंटर इनटू मत बोलना, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है सिर्फ एंटर, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है कम इनटू। इनटू का एलिमेंट ऑलरेडी इसमें होता है, इसलिए एंटर के बाद इनटू की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से हम इनटू को हटा देंगे, एरर है थर्ड पार्ट में, आंसर है रिमूव इनटू। अब देखो, अब खेला क्या है कि कुछ बच्चों ने रट लिया कि एंटर के बाद इनटू नहीं लगेगा, जहां भी एंटर इनटू देखेंगे मां कसम खा के एरर कर देंगे उसको। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, पीओ में आया था पिछले साल, कुछ था, मुझे पूरा सेंटेंस याद नहीं, पर इसमें यह लिखा हुआ था कि दे एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। अब दुनिया जहान के बच्चे इसको एरर करके आ गए, है ना। अब उसमें तो आंसर की रिलीज नहीं होती, सारे श्योर है। मैं अपने बच्चों से पूछ रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस के यहां पे क्या होगा, वो मुझे कह रहे सर इनटू नहीं होगा। मैंने अभी क्या बोला, सुनना, फिजिकली जब आप किसी चीज के अंदर जाते हो तो वहां इनटू नहीं लगता। क्या यहां अग्रीमेंट में फिजिकली दौड़ के अंदर घुसोगे एग्रीमेंट के? नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है। तो जब आप लीगल टर्म्स में किसी अग्रीमेंट में आने की बात करते हो तो वहां पे इंटर के बाद इनटू लगता है। ये बात आपको जाननी पड़ेगी, कहां लगता है कहां नहीं लगता। यहां लग सकता है। जब आप फिजिकली किसी चीज के अंदर जाने की बात करते हो तो वहां पे इनटू का इस्तेमाल नहीं होता। एंटर की बात कर रहा हूं, एंटर के बाद इनटू का इस्तेमाल नहीं होता जब आप फिजिकली किसी चीज के अंदर जाने की बात करते हो। यहां तो फिजिकली रूम के अंदर जाने की बात थी, तो इनटू नहीं लगेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप। लिखा है कि मैंने आपका इंतजार किया लेकिन आप कभी टर्न अप नहीं हुए। बट यहां पे कंजंक्शन है, बट यहां पे कंजंक्शन है, राइट। अगर अलग अलग कर ले, आई सब्जेक्ट है, वेटेड यहां का मेन वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो क्या लिखा हुआ, आई वेटेड फॉर यू, कहीं कोई एरर नहीं है। बट कंजंक्शन, नया क्लॉज यहां से स्टार्ट हुआ, यू सब्जेक्ट, नेवर एडवर्ब, टर्न्ड वर्ब, टर्न्ड अप फ्रेजल वर्ब, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मैंने आपका इंतजार किया बट यू नेवर टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर। मतलब यह है कि मैंने आपका इंतजार किया पर आप कभी आए ही नहीं, आप तो कभी अपीयर ही नहीं हुए। बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। वेटेड भी यहां पे V2 में था, पास्ट था। टर्न्ड भी यहां V2 में था, पास्ट था। कहीं कोई एरर नजर नहीं आ रहा, आंसर क्या होगा, नो एरर। अब वैसे बच्चे जो बोलते हैं सर नो एरर नहीं पकड़ाता, कैसे पकड़ाएगा, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर आप इस तरीके से तोड़ना सीख जाओ कि कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, इस फ्रेजल वर्ब का यूज क्यों किया गया, तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, नो एरर पकड़ना सीख जाओगे। अब देखो नया फ्रेजल वर्ब आया तो मैंने फिर से 5 ऐसे मोस्ट रिपीटेटिव ही होता है ना शायद, करेक्ट करना, मैं गलत बोल रहा हूं तो रिपीटेटिव जो वर्ड्स है उनको मैंने यहां पे लगा दिया कि ये फ्रेजल वर्ब्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है टर्न अप। टर्न अप का मतलब मैंने क्या बोला, अपीयर होना, टू अराइव और अपीयर यूजुअली अनएक्सपेक्टेडली और आफ्टर बीइंग अवेटेड। इंतजार करने के बाद किसी का अपीयर होना या आमतौर पर सरप्राइज एलिमेंट करके किसी का अपीयर होना, उसको टर्न अप कहते हैं। जैसे ही डिडंट टर्न अप फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग में आया नहीं, उसका इंतजार हो रहा था। टर्न डाउन काफी इंपॉर्टेंट है। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट और रिफ्यूज एन ऑफर और रिक्वेस्ट। किसी का ऑफर रिक्वेस्ट रिजेक्ट करना, उसको टर्न डाउन कहा जाता है। ही टर्न डाउन माय ऑफर, या आई प्रपोज्ड हर, शी टर्न डाउन, मैंने उसे प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। सो मना करने का मतलब होता है टर्न डाउन। लिखा शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है सिद्ध होना, टू प्रूव समथिंग, टू बी डिस्कवर्ड इज कॉल्ड टर्न आउट। जैसे द इवेंट टर्न आउट टू बी अ सक्सेस, इवेंट जो था वो डेवलप हुआ एक सक्सेस में। आपने सुना होगा इट टर्न आउट टू बी अ वेरी टफ क्वेश्चन, हमें देख के लग रहा था बड़ा आसान है, बट इट टर्न आउट टू बी, अल्टीमेटली वो एक बहुत मुश्किल सवाल बन गया। टर्न इन का मतलब होता है सोने जाना। आई यूजुअली टर्न इन एट 11 PM। टर्न ऑफ, बंद करना। देखो ऑफ आमतौर पर नेगेटिव फ्रेजल वर्ब के लिए यूज किया जाता है, हमेशा नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बंद करना, टू स्टॉप अ मशीन और लाइट बाय स्विचिंग इट ऑफ। आंसर क्या होगा टर्न अप का, अपीयर होना, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8, ही लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। ही यहाँ का सब्जेक्ट है, लर्नड यहाँ का वर्ब है, ही लर्नड व्हाट, द अल्फाबेट्स ये यहाँ का ऑब्जेक्ट है। एट प्रीपोजिशन, एट द एज, एज इसके लिए नाउन का काम कर रहा है, ऑफ उसके लिए नाउन का काम कर रहा है, फॉर, तो 4 हो जाएगा। He learned the alphabets at the age of 4। अब सवाल इसमें एरर का है, he learned तो कोई एरर नहीं है,
एट द एज ऑफ 4 कहीं कोई एरर नहीं है, या तो नो एरर है या तो यहां एरर है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स, व्हाट इज द डिफरेंस? सी, अल्फाबेट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। जैसे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है ना, हिंदी में कितने अल्फाबेट है, बांग्ला में कितने अल्फाबेट है, उर्दू में कितने अल्फाबेट है। अल्फाबेट अपने आप में एक कलेक्शन को बोला जाता है। वो 26 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, 50 हो, 150 हो, पर वो पूरे के पूरे कलेक्शन को अल्फाबेट कहा जाता है। हम इसे एक कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, जिसका मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है। इसके अंदर 2000 भी होंगे फिर भी उनको अल्फाबेट ही कहा जाएगा। अल्फाबेट्स का मतलब होता है सेम चीज बट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस, विच मीन्स जब मैं किसी को यह कह रहा हूं ना कि आपको हर भाषा के वर्णमालाओं को याद करना है, आई एम रेफरिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस देयर। ऐसे केस में अल्फाबेट का प्लूरल अल्फाबेट्स हो जाता है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आप एक ही भाषा के अलग अलग लेटर्स के कलेक्शन को डिनोट करना चाह रहे हैं, आप उनके बारे में कहना चाह रहे हो, तो उसे अल्फाबेट ही कहना, नो मैटर उसके अंदर कितने लेटर्स हैं। अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के अल्फाबेट की बात करोगे तो उसे फिर कलेक्टिवली अल्फाबेट्स कहा जाता है। क्या यहां पे सेंस डिफरेंट लैंग्वेजेस का था? क्या यह कहा जा रहा था कि उसने अलग अलग भाषाओं की वर्णमालाएं पढ़ी हुई हैं 4 ही साल में? नहीं नहीं, शायद यह कहना चाह रहा था कि जो भी उसका नेटिव लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी अक्षर थे उसने वो सब पढ़ा है। तो उसे फिर अल्फाबेट्स क्यों बोल रहे हो? एक ही भाषा तो है, दूसरी भाषा है तो कहीं लिखा नहीं। अब बच्चे ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सर यहां तो ये भी नहीं लिखा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, पर आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे तो उसे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं है। लेकिन यहां पे ये ऑब्वियस है कि एक ही भाषा की बात हो रही है। अगर कुछ नहीं दिया तो एक ही भाषा होगा, है ना। मैं कह रहा हूं कि आई टॉक इन माई लैंग्वेज, तो मैं क्या 20 भाषाओं के बारे में बोल रहा हूं? जब मैं माई लैंग्वेज बोल रहा हूं इसका मतलब एक ही भाषा है ना वहां पे। इसका मतलब ये है, ये ऑब्वियस है। ऑब्वियस है तो अल्फाबेट्स कैसे होगा? क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए। आंसर क्या होगा अल्फाबेट्स की जगह पे अल्फाबेट? बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट नीडेड फर्दर थॉट। बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है कि बिसाइड एक प्रीपोजिशन और एक एडवर्ब दोनों का काम करता है। बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, सॉरी के बगल में। इसी का एक भाई है जिसका नाम है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है के अलावा। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश जो पढ़ते हैं, इन एडिशन टू, सॉरी उल्टा लिख दिया, इन एडिशन टू इज बिसाइड्स एंड नियर बाय इज बिसाइड। इफ आई एम सिटिंग बिसाइड यू, मैं आपके बगल में बैठा हूं। आई टीच जीएस बिसाइड्स इंग्लिश, मैं जीएस पढ़ाता हूं इंग्लिश के अलावा। ठीक है, अब देख लेंगे यहां पे क्या सेंस था। लिखा हुआ है बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, इसके बगल में राइटिंग मेरी हॉबी है। राइटिंग यहां का सब्जेक्ट है, जेरेंड है, नाउन का काम कर रहा है, आईएनजी, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। राइटिंग क्या है? मेरी हॉबी है। ठीक है, कॉमा, यहां से नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, एक क्लॉज ये वाला था, दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है। आई हैड आइडियाज, आई सब्जेक्ट, हैड V2 सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलूंगा, क्या पोजीशन है क्या नाउन है वो यूज किया हुआ है। आई हैड आइडियाज, आई हैड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ, फॉर प्रीपोजिशन, अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज उसका ऑब्जेक्ट, दैट नीडेड फर्दर थॉट। ये जो देखो यहां पे दैट नीडेड फर्दर थॉट लिखा हुआ है ना, दैट नीडेड फर्दर थॉट, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज किसको कहते हैं? ऐसे किस्म के क्लॉज जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो, जैसे कि दैट से, हु से, विच से, हुम से, हुज से, इनसे स्टार्ट हो। और इनका काम यह होता है कि ये किसी भी नाउन को पकड़ के उसके लिए एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं, मतलब नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं समझना, मैं कह रहा हूं कि बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कहानी यहां भी तो खत्म हो सकती थी, मैं फुल स्टॉप मार देता, सेंटेंस ठीक हो जाता, पर मैंने क्या लिखा? दैट नीडेड फर्दर थॉट, जिसमें और सोचने की जरूरत थी। ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं? किसमें और सोचने की जरूरत थी? स्टोरीज के लिए लिख रहा हूं ना। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिलेटिव क्लॉज दैट नीडेड फर्दर थॉट आया है, किसके लिए आया है? स्टोरीज के लिए आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, कभी कभार इससे सवाल बनता है, आगे सवाल बनेगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये समझो कि रिलेटिव क्लॉज होता क्या, मैं ये समझा रहा हूं। रिलेटिव क्लॉज एक ऐसे क्लॉज को बोलते हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो। उसका काम ये होता है कि वो सेंटेंस में आ रहे किसी भी नाउन या प्रोनाउन को पकड़ के उसके बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। जैसे स्टोरीज के बारे में यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट नीडेड फर्दर थॉट,
हम स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी स्टोरीज भैया? चंगेज खान की स्टोरीज है, रामायण की स्टोरीज है? नहीं, मैं पर्टिकुलरली उन स्टोरीज की बात कर रहा हूं जिसमें और सोचने की जरूरत है, दैट नीडेड फर्दर थॉट। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा क्लॉज यहां लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज को क्वालिफाई करने के लिए आया है। इसका यही इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में, इसको ही रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई है। अब जब समझ में आ गई तो देख लेते हैं यहाँ एरर हो सकता था क्या। दैट किसके लिए आ रहा है? स्टोरीज के लिए आ रहा है। V2 में लिखा हुआ है, नीडेड पास्ट में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। थॉट मतलब होता है सोचना, ऑब्जेक्ट है यहाँ का, फर्दर उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि और सोचने की जरूरत है। तो हमने सेंटेंस को अलग अलग कर लिया। अब आ जाओ इसमें एरर देखते हैं। लिखा आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यहां तो कोई एरर नहीं है, अभी हमने अलग अलग किया था। कैसे स्टोरीज? दैट नीडेड फर्दर थॉट, यहां भी कोई एरर नहीं है। राइटिंग इज माई हॉबी, यहां भी कोई एरर नहीं है। तो केस कहां फंस रहा है? या तो हम बिसाइड्स को एरर कर दें, या तो फिर हम नो एरर करें। दो ही चीज हो सकता है। अब चेक करते हैं बिसाइड सही है क्या। लिखा था बिसाइड मतलब मेरे दिमाग में कुछ कपल ऑफ स्टोरीज हैं जिनके बारे में और सोचने की जरूरत है, उसके बगल में राइटिंग मेरी हॉबी है। कोई सेंस है? राइटिंग मेरी हॉबी है, उसके बगल में? ना ना ना, मैं क्या कह रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं जिसमें और सोचने की जरूरत है, उसके अलावा राइटिंग मेरी हॉबी भी है। उसके अलावा बोलना चाह रहा था मैं, उसके बगल में नहीं। जिसका मतलब यह है कि यहां पे बिसाइड नहीं होगा, यहां पे बिसाइड्स होगा। तो आंसर यह है बिसाइड्स राइटिंग इज माय हॉबी। इसके अलावा राइटिंग मेरी हॉबी है, मेरे दिमाग में कुछ स्टोरीज भी हैं जिनको और सोचने की जरूरत है। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था क्योंकि ये इसने बिसाइड से स्टार्ट किया था, प्रीपोजिशन से स्टार्ट किया था। ठीक है, इसलिए थोड़े से परेशान हुए होंगे बच्चे। मैंने कोशिश किया मैं जितनी आसान भाषा में आपको समझा पाऊं। क्या लिखा हुआ है? ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपीरियर, उसने रिकमेंड किया मेरे केस को अपने सुपीरियर को। ही सब्जेक्ट है, रिकमेंडेड वर्ब है, माई केस ऑब्जेक्ट है, विद प्रीपोजिशन सुपरवाइजर उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने अलग अलग कर लिया। अब आ जाओ इसमें एरर क्या है, नोट डालना एक और लिखना। रिकमेंड somebody or something to someone। ठीक है, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि अगर किसी सेंटेंस में आप रिकमेंड को यूज करोगे और तो उसके साथ फॉर्म कैसे चलता है कि रिकमेंड somebody और समथिंग, किसी को रिकमेंड करना कुछ, और जिस इंसान को आप रिकमेंड कर रहे हो ना उसके पहले टू लगता है। जरा सेंटेंस को देखो तो एक बार, ये फॉर्म फॉलो कर रहा है क्या? ही रिकमेंडेड, रिकमेंडेड सही है, माई केस समथिंग सही है, विथ द सुपरवाइजर मिला एरर। यहां विथ द सुपरवाइजर होगा कि टू द सुपरवाइजर होगा? ऑब्वियसली टू द सुपरवाइजर होगा, तो हमारा आंसर यह है, यहां पे टू होना चाहिए। याद करने वाली चीज है, किसके बाद क्या प्रीपोजिशन होता है। हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। लिखा है हर नॉलेज इन इंग्लिश, इन प्रीपोजिशन, इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट, हर नॉलेज यहां का सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब का पांचवा फॉर्म प्रेजेंट टेंस। अच्छा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी यहां पे गिव्स सही है। एक बार चेक कर लो तो, हमारा सब्जेक्ट कौन था? नॉलेज था। नॉलेज अनकाउंटेबल चीज है, सिंगुलर होता है हमेशा, तो गिव्स बिल्कुल ठीक है। तो लिखा है नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर व्हाट? गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज, उसको बड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ओवर प्रीपोजिशन मी ऑब्जेक्ट, उसका इंग्लिश का जो नॉलेज है वो मुझे उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है मेरे ऊपर। एरर क्या है? बड़ा साधारण सा एरर है, अगर आप समझ पाए हो इस बात को। लिखा है हिज नॉलेज इन इंग्लिश। देखो, जब आप किसी चीज के एक्सपर्टीज की बात करते हो ना, या एक्सपर्टीज, या तो आप किसी चीज की प्रोफिशिएंसी की बात करते हो कि इस चीज में ये बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, तो उसको नॉलेज ऑफ कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज टॉप नॉच। नॉलेज इन इंग्लिश नहीं होगा भाई साहब, यहां एरर यह है कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स अ ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। अगला, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी, वो उसने बड़ी दया दिखाई कि उसने मुझे इन्वाइट किया। लिखा ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी, ध्यान देंगे। लिखा ही वॉज वेरी काइंड इनफ, बड़ा ही साधारण सवाल है। ही सब्जेक्ट, वॉज लिंकिंग वर्ब, वेरी काइंड इनफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, टू इन्वाइट, टू के बाद बेस फॉर्म, कोई एरर नहीं है। मी ऑब्जेक्ट है इन्वाइट का। काइंड यहां पे एडजेक्टिव था, दयालु। अब इसके लिए एडवर्ब आया है वेरी, इसके लिए एडवर्ब आया इनफ, सॉरी एडवर्ब। अब देखो, जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो बच्चों का अक्सर ये होता है कि सर एरर बता देंगे, रीजन नहीं बता पाएंगे कि सर पढ़ने में अटपटा लग रहा है तो एरर तो है यहाँ पे, पर रीजन नहीं पता क्या है। अब रीजन भी सीख लो, बहुत आसान है। यहां पे क्या हुआ था कि एक सब्जेक्ट था ही, एक वर्ब था वॉज, लिंकिंग वर्ब था, और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, लिख दे रहा हूं इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था काइंड।
अब उसके लिए कोई एक ही एडवर्ब तो आएगा, एक एडजेक्टिव को एक ही एडवर्ब तो क्वालिफाई कर सकता है। यहां एरर क्या है कि वेरी एडवर्ब भी काइंड को क्वालिफाई कर रहा है और इनफ एडवर्ब भी काइंड को क्वालिफाई कर रहा है। ये अलाउड नहीं है इंग्लिश में। इसका मतलब यह है कि इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, दो तरीके सुधार सकता है, या तो बोलो कि ही वॉज वेरी काइंड टू इन्वाइट मी, या फिर वेरी हटा दो और लिखो ही वॉज काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। आप एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव के साथ एक ही एडवर्ब लगाओ, दोनों एक साथ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 months। लिखा है कि पुलिस रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है, एक क्लॉज ये वाला है सर, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट्स यहां का सब्जेक्ट है, क्लेम यहां का वर्ब है। क्लेम यहां V1 में है। V1 में क्यों है? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट था, कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्ट्स, ये प्लूरल था। चूंकि ये प्लूरल था तो इसके साथ V1 प्लूरल आया है। क्या क्लेम किया? अब देखो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आगे लगा हुआ है, दैट कंजंक्शन। क्या क्लेम किया है? सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन। पहले इसको जरा एनालाइज कर ले। सब्सटेंशियल सीजर, सब्सटेंशियल का मतलब होता है अच्छा खासा, सब्सटेंशियल का मतलब होता है अच्छा खासा, ठीक है, मतलब भारी मात्रा में, राइट। ये एक एडजेक्टिव होता है। तो लिखा है सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन, ऑफ प्रीपोजिशन, उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट आया? कोकेन आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन हैव बीन मेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो आप बोलेंगे हैव। मैं पूछूंगा मेन वर्ब क्या है, तो आप बोलोगे मेड। पैसिव वॉइस में है तो हैव बीन मेड लगा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो बताओ अभी भी क्या कंफ्यूजन होगा कि सीजर सब्जेक्ट है कि कोकेन सब्जेक्ट है? क्योंकि कोकेन तो ऑफ के बाद आया है, ये ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता साहब। क्या बच रहा है फिर? सब्सटेंशियल सीजर। अच्छा आप खुद बताओ, अब सब्सटेंशियल सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है क्या? ये तो एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट तो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन, तो ये भी नहीं होगा। फिर तो एक ही वर्ड बच रहा है। कौन सा वर्ड बचा है? सीजर। और क्या लिखा हुआ था? हैव बीन मेड। अब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो, ठीक है, समझदारी का इस्तेमाल करो और मुझे ये बताओ सीजर सिंगुलर है कि प्लूरल है? साफ साफ दिख रहा है ये सिंगुलर है। आप इसके लिए क्या वर्ब यूज कर रहे हो? हैव। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। तो बताना सही होगा कि गलत होगा? क्या होना चाहिए था? हैज। तो इस सेंटेंस का एरर क्या है साहब? एरर है हैव नहीं होगा, इसके जगह पे हैज होना चाहिए। बोलो एरर होगा कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जो बच्चे थोड़ा बहुत परेशान होंगे ये टफ वर्ड्स को लेके, उनके लिए मैंने अलग अलग करके बता दिया है कि सब्सटेंशियल एडजेक्टिव था, सीजर नाउन था, इसलिए मैं सीजर को सब्जेक्ट कहा है, ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढना आपको सीखना पड़ेगा। अगला, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। बहुत खूबसूरत सवाल है। लिखा है कि एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी, एवरी डिटर्मिनर था जिसके लिए दो नाउन आए थे, कौन कौन से? रेस और नेशनैलिटी। मतलब प्रत्येक कलर जो है, प्रत्येक रेस जो है और प्रत्येक नेशनैलिटी जो है, कौन किस कंट्री का है। कंसीवेबल यहां के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ऐसे रेस जिनको कंसीव किया गया, मतलब जो एक्सेप्टेड है। तो प्रत्येक एक्सेप्टेड रेस और प्रत्येक एक्सेप्टेड नेशनैलिटी, ये हमारा पूरा का पूरा यहां का सब्जेक्ट था। आई होप यहां आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। एवरी को हमने बताया है डिटर्मिनर, उसके लिए दो नाउन आए हैं, रेस एंड नेशनैलिटी, ये कंसीवेबल एडजेक्टिव है, यहां कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हैड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ठीक है, पास्ट टेंस है यहां पे सेंटेंस। लिखा है हैव इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग। देखना ऑफ एक प्रीपोजिशन था, इसके लिए सफरिंग आया है, सफरिंग जेरेंड है, दिख रहा है आईएनजी लगा हुआ। क्यों? क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन था, इसके बाद जेरेंड चाहिए था, आज की वीडियो में बताया है। इन द वर्ल्ड वॉर्स, इन प्रीपोजिशन है, उसके लिए कौन सा नाउन आ रहा है? वॉर्स आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन द वर्ल्ड वॉर्स। तो देखो यहां से लेके यहां तक तो एरर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है, और यहां से यहां तक भी कोई एरर होने की संभावना नहीं है, मैंने बता दिया आपको। अब यहां लिखा हुआ है हैड इट्स शेयर्ड ऑफ, या तो नो एरर है, या तो फिर ये वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन जो यहां पे कुछ झोल है, यही दो चीजें हो सकती है। ये लिखा हुआ इट्स शेयर, जरा एक बार हम इट्स का पोस्टमार्टम कर लें। इट्स कहां से आया? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। शी का क्या होता है? हर। यू का क्या होता है? योर। जिस मोमेंट में पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलता हूं, क्या उस मोमेंट आपके दिमाग में यह बात नहीं आती कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा? जैसे मैं कह रहा हूं कि दिस इज योर, फुल स्टॉप। कोई सेंस है इस बात का? दिस इज योर क्या? कुछ नहीं, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। चलो इसमें और ऐड करते हैं।
मैं कह रहा हूं कि दिस इज योर टीच, कोई सेंस है इस बात का? योर के बाद टीच आएगा? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि देखो योर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए। आप टीच लगा रहे हो जो कि वर्ब है, इसके बाद एक नाउन आना चाहिए, आप ब्लैंक छोड़ रहे हो जो कि गलत है। इसका मतलब है आप जिस सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हो, इसके बाद कोई ना कोई नाउन तो आएगा ही ना। अब जरा देखना हमारा सेंटेंस क्या लिखा हुआ था। लिखा हुआ था इट्स शेयर्ड। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं शेयर एक वर्ब है जिसका V2 बनता है शेयर्ड। तो भैया जब यहां पे आपने योर टीच को गलत बोला, तो ऊपर में इट्स शेयर्ड को सही कैसे बोल रहे हो? गलत होगा कि नहीं होगा? 100% गलत होगा। यहां पे हमें वर्ब नहीं चाहिए, यहां पे हमें एक नाउन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? इट्स शेयर होना चाहिए। एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अब अगर आपको इसका नोट्स बनाना है, आप इसका पीडीएफ चाहते हो, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हर दिन जब भी 8 बजे वीडियो आती है, 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाता है। ठीक है, आप जाके पीडीएफ विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन दोनों अपलोड होता है, अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, जहां जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज मुझे नहीं पता थी, नया चीज मैं सिखा पाया हूं आपको, वहां से आप पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 लिखा है कि द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वाज बिकॉज शी हैड बीन टोल्ड, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है शी हैड बीन का, शी हैड बीन टोल्ड इट वाज अ कॉस्ट्यूम पार्टी। लिखा है कि द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड, ये रीजन क्योंकि जेनेट क्यों ड्रेस होकर आई है, मतलब जेनेट जब आई ना तो वो बिल्कुल तैयार होकर आई थी, ऐसा इसलिए लेडी गागा बनकर आई थी। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा कहा गया था कि ये कॉस्ट्यूम पार्टी है। ये बड़ा रटा रटाया सवाल है। क्यों? आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर हम द रीजन यूज करते हैं या द रीजन वाई यूज करते हैं, तो ऐसे केस में आगे चल के बिकॉज का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि दोनों का यूज हम सेंटेंस में रीजन बताने के लिए ही करते हैं। इस वजह से द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वाज बिकॉज नहीं होगा। क्या यूज कर सकते हैं? प्रिफरेबली आप दैट यूज कर लो। ऐसा कोई रूल नहीं कि क्या यूज होगा, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वाज बिकॉज शी हैड बीन टोल्ड इट वाज अ कॉस्ट्यूम पार्टी। तो आंसर हो जाएगा इज वाज दैट शी हैड बीन टोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन 16 में जरा पानी पी लो यार, गला सूख रहा है, ट्राई करो। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है द पाथ टू द फेमस चर्च पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। अब देखो मैं अब 15 क्वेश्चन कर लिया ना, इतने डेप्थ में जा चुके हैं कि कुछ एक चीजें ऑब्वियस हो गई, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। द पाथ टू द फेमस चर्च पासेस, टू प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट कौन होगा? चर्च। द फेमस उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इतनी चीजें क्लियर है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन बचा? द पाथ। पाथ कह रहे हैं तो ये सिंगुलर होगा, तो इसके लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। लिखा है द पाथ टू द फेमस चर्च पासेस। पासेस यहाँ का वर्ब है, हाँ जी वर्ब है, वर्ब का 5वां फॉर्म है, सिंगुलर है। हमें सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए था, सिंगुलर सब्जेक्ट मिला होगा, सिंगुलर वर्ब मिला होगा। ठीक है, द पाथ टू द फेमस चर्च पासेस, यहां तक कोई एरर नहीं है। थ्रू अ फॉरेस्ट, बहुत सारे बच्चों को अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस समझ नहीं आता, कंफ्यूज रहते हैं। बहुत आसान है, देखो जब भी आप किसी 2D चीज को पार करोगे वहां क्रॉस यूज करना, जब भी आप किसी 3D चीज को पार करोगे उसके लिए थ्रू यूज करना। आप रास्ता पार कर रहे हो, नदी पार कर रहे हो, नदी में लेंथ ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होता, ऐसे केस में आप वहां पे अक्रॉस यूज करते हो। रास्ते में लेंथ ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होता। लेकिन जब आप फॉरेस्ट से गुजर रहे हो तो पेड़ लंबे होते हैं, आप चारों तरफ से घिरे होते हैं, 3D पिक्चर है वो, वहां पे थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है। तो थ्रू बिल्कुल जस्टिफाइड है। थ्रू प्रेपोजिशन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट आया है? अ फॉरेस्ट। तो कहीं कोई एरर नहीं मिला, आंसर क्या होगा? नो एरर होगा। बोलो नो एरर ढूंढने में तकलीफ हो रही है, मैंने जानबूझ के 3-4 क्वेश्चन नो एरर वाले डाले ताकि आपको ये चीजें मैं समझा पाऊं कि नो एरर कैसे पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को डिगामा। लिखा है फर्स्ट यूरोपियन सेलर, नाउन क्या है यहाँ का? सेलर है, मतलब सब्जेक्ट कौन होगा? सेलर। कैसा सेलर था? यूरोपियन सेलर था, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा था? फर्स्ट था, सेकंड था? ये फर्स्ट था, इसका मतलब ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। फर्स्ट यूरोपियन, ये दोनों के दोनों सेलर को क्वालिफाई करने के लिए आए हुए हैं, ये हमारा सब्जेक्ट था। आगे बढ़ेंगे। हु केम टू इंडिया, देखो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका इस्तेमाल इंसानों के लिए किया जाता है। इंसान छोड़कर किसी और की बात करेंगे तो विच लगाएंगे। सेलर नाविक, डेफिनेटली कोई इंसान रहा होगा, तो उसके लिए हु आया है, कोई एरर नहीं है। अच्छा, ये अपने आप में रिलेटिव क्लॉज है, अभी थोड़ी देर पहले मैं रिलेटिव क्लॉज समझाया था आपको। ये रिलेटिव क्लॉज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये स्टार्ट हो रहा है एक रिलेटिव प्रोनाउन से और साथ ही साथ में उसमें वर्ब भी आया है, तो रिलेटिव क्लॉज होगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि पहला यूरोपियन सेलर, कौन सा सेलर?
जो भारत आया था। मैं उस सेलर की बात नहीं कर रहा जो ऑस्ट्रेलिया गया होगा या जो फ्रांस गया होगा या जो जर्मनी गया होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो इंडिया आया था। इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। मैं इस सेलर की के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना कि कैसा सेलर है भाई, वो सेलर है जो कि भारत पहली बार आया था। तो ये रिलेटिव क्लॉज है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं सिखा रहा हूं रिलेटिव क्लॉज कहते किसको है। तो लिखा हुआ है फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज लिंकिंग वर्ब। कौन था वो? वास्को डी गामा नाम है। तो इसमें सेंटेंस में अगर मैं अलग अलग करूं तो ये वाला सब्जेक्ट था, ये रिलेटिव क्लॉज था, ये उसका वर्ब था। सेलर के लिए वाज आया था, वास्को डी गामा। हमने अलग अलग कर लिया। अब आ जाओ एरर कहां पर है। देखो यहां तो कोई एरर नहीं है क्योंकि ही हु सेलर के लिए आ रहा है, पास्ट टेंस में तो केम लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं है। वाज सेलर के लिए वाज आएगा, कोई एरर नहीं है। एरर कहां है फिर? एरर ये है कि फर्स्ट के आगे अ नहीं लगेगा। फर्स्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, इनको अपने आप में चूंकि ये हमेशा निश्चित चीज बताते हैं तो इनके साथ हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑलवेज इंग्लिश में द फर्स्ट होता है, द लास्ट होता है, द सेकेंड होता है या द थर्ड होता है। याद रहेगा ये बात। इसका मतलब इसमें एरर ये है कि यहां पे अ नहीं होना चाहिए था, उसके जगह पे क्या होना चाहिए था? द फर्स्ट। क्वेश्चन 18, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ द एंडेवर। लिखा द ट्रैक इज डिफिकल्ट। ट्रैक यहां का सब्जेक्ट था, इज लिंकिंग वर्ब है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि ट्रैक कैसा है, ट्रैक डिफिकल्ट है। बट कंजंक्शन आया, आगे बढ़ेंगे। इट इज फार वर्थ द एंडेवर। इट अगेन सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है। फार वर्थ मतलब उस लायक है, किसके? वो जो एंडेवर है, वो जो मेहनत है, उसके लिए जो मेहनत करनी है उसके लायक है। मतलब जो ट्रैक है वो मुश्किल है लेकिन जो मजा आने वाला है वो बहुत है। तो यार वर्थ मतलब होता है लायक। फार वर्थ ना इंग्लिश में कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फार वर्थ नहीं होता, किसी चीज के लायक होना वेल वर्थ हो सकता है। तो यहां फार वर्थ जो यूज किया हुआ है, ये सब आप जब रीडिंग करते हो तो ये क्वेश्चंस आपके सामने निकल के आते हैं, ये गलत है। होना क्या चाहिए? द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वेल वर्थ द एंडेवर। मतलब वो इस लायक है कि आप इतना मजा ले पाओ उसमें, ठीक है। सो फार वर्थ नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होना चाहिए था? उसके जगह पे वेल वर्थ होना चाहिए था। क्या ये चीज याद रहेगी? टफ सवाल था, जो बच्चे रीडिंग करते हैं उनको ये सारे सवाल दिखेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। लिखा हुआ है व्हाट मैन कैन डाई, क्या आदमी मर सकता है इससे बेहतर कि वो अपनी कंट्री को सर्व करता हुआ मरे। साउंड स्टूपिड ना? ये सेंटेंस बोलते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। व्हाट मैन कैन डाई, क्या आदमी मर सकता है अपने कंट्री को बेटर सर्व करने से अच्छा। शायद ये बोलना चाह रहा था कि एक आदमी की इससे अच्छी मौत और कैसे हो सकती है कि वो अपने कंट्री को सर्व करता हुआ मरे। अगेन ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कोई ग्रामर नहीं लग रहा ना, आपको इसके लिए कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत है। अगर आप रीडिंग करते हो लगातार तो ऐसे क्वेश्चंस निकल के सामने आ जाते हैं, ठीक है। और मेरा जो पर्पस है ये 25 सीरीज स्टार्ट करने का वो यही है कि आपको मैं वो दुनिया दिखाऊं जो दुनिया आपको पिछले 1-2 सालों में एसएससी नहीं दिखा रही, कि आर्टिकल के एरर पूछ रही है, कि नाउन के एरर पूछ रही है, मतलब ऐसे बच्चों वाले सवाल पूछ रही है कि लोगों को ऐसा लग रहा है अरे इंग्लिश इंग्लिश तो बाएं हाथ का खेल। आपने भी अच्छे क्वेश्चंस किए कहा, एसएससी लॉलीपॉप दे रही हो, आप लॉलीपॉप ले रहे हो, पर वो काम नहीं आएगा। जिस दिन एसएससी का मन करेगा उस दिन एक टफ क्वेश्चन सेट कर देगा और आप पागल हो जाओगे कि ये कहां से आ गया, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, आपने वो तवज्जो ही नहीं उठाई कि आप डीप में जाओ, डेप्थ में जाओ। क्योंकि आपको बहुत आसान सवाल पूछ, जैसे पिछले सीरियल में क्या हुआ कि जो क्लोज टेस्ट थे वो टफ पूछ दिए, अब दिमाग घूम गया क्योंकि उसके पहले तो बड़े आसान आसान वाले आ रहे थे। बच्चे आए तो मचा रहे सर बहुत टफ आ गया, सर बहुत टफ आ गया। टफ नहीं आया, आपने खुद को आदत डलवा दी थी आसान क्वेश्चन की। तो जब जो एसएससी का लेवल होना चाहिए उस लेवल का जब सवाल आया तो आपको लगा मुश्किल। इसीलिए बोलता हूं कि चीजों को ना हल्के में मत लो। ये कोई नहीं डिसाइड कर रहा कि एसएससी का पेपर कैसा आएगा, एसएससी डिसाइड कर रही है। जिस बार मन किया टफ पेपर सेट कर देगा और आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल टॉप नॉच रखनी है। तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट कैन मैन डाई फॉर। मैंने क्या बोला? व्हाट सेंस नहीं बनता, क्या होगा? हाउ मैन कैन डाई, ठीक है, बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। अब एक और इसमें एरर है कि मैन के आगे अ लगाना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि जब भी आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हो किसी सेंटेंस में, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत हाल फिलहाल एसएससी ने बहुत बार पूछा है, ठीक है। जब भी आप किसी सेंटेंस में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिक्र करते हो तो ध्यान रखना उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम मैन, ये गलत हो जाएगा। या तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आई एम अ मैन, या तो अगर मेरा जिक्र पहले हुआ होगा तो मैं बोलूंगा आई एम द मैन। लेकिन किसी भी हिसाब से मैं आई एम मैन नहीं कह सकता क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन है। तो इंग्लिश कहता है ऐसे नहीं लिख सकते, इसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो यहां सही ये था कि हाउ अ मैन कैन डाई होना चाहिए था।
क्वेश्चन नंबर 20, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। बहुत ही ज्यादा याद करने वाला सवाल है और आपने बहुत बार रटा भी होगा। द टीचर सब्जेक्ट है, प्रिवेंटेड यहां का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं वर्ब है, द बॉयज यहां का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टू गो देयर इंफिनिटिव है, ठीक है, और एडवर्ब है। क्या लिखा हुआ है, द टीचर प्रिवेंटेड। अब ये बात तो यार आपने रट रखी होगी, तो मैं ज्यादा वक्त इसमें दूंगा नहीं, अगर नहीं पता तो लिख लेना। प्रिवेंट समवन फ्रॉम समथिंग, और अगर आप यहां पे कोई वर्ब लिख रहे हो तो याद रखना वो जिरेंट फॉर्म में होता है, ठीक है, दोनों बातें जरूरी हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहां पे, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर, ये गलत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू को हटाएंगे, उसके जगह पे फ्रॉम लगाएंगे। अब आप अपने विचार करके बोलो कि फ्रॉम गो हो सकता है क्या। आज के वीडियो में शुरुआत से तो ये मेंटेन कर रहा हूं मैं कि फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, उसके साथ जेरेंड होना चाहिए। अगर जेरेंड होना चाहिए तो गो करेंगे कि गोइंग करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस। पहले अलग अलग कर लेते हैं। लिखा है, द बुक सब्जेक्ट है यहां का, बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, ये वाला एक पार्टिसिपल क्लॉज है, ठीक है। पार्टिसिपल क्लॉज हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी भी सेंटेंस में एक नाउन या एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। देखो लिखा है बुक, कौन सी किताब, वो किताब जिसे बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है, जिसका मतलब है ये द बुक को क्वालिफाई करने के लिए पूरा का पूरा एक फ्रेज आया, एक क्लॉज आया हुआ है, ठीक है, जो कि बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट हुआ है, तो ये अपने आप में एक पार्टिसिपल क्लॉज है, ठीक है। लिखा है वो किताब जिसे सिंपल भाषा में लिखा गया था। इसका सेंटेंस में ना कोई काम नहीं होता, इसे आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ये बस आपको ये बताने के लिए होता है कि किताब कैसी है, तो ये बस एक एडजेक्टिव का काम करता है। हम इसे लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कह रहा हूं कि द बुक, बीच वाले पोर्शन को मैं खा गया, द बुक इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, जो किताब है वो सुटेबल है चिल्ड्रन के लिए, इसमें तो कोई एरर नहीं है। इज लिंकिंग वर्ब है, सुटेबल आपके लिए एडजेक्टिव है, किताब जो है वो सुटेबल है, फॉर चिल्ड्रन फॉर प्रीपोजिशन उसके लिए ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने बता दिया, कहीं कोई एरर नहीं था। एज कंजंक्शन, अगला क्लॉज यहां से स्टार्ट हुआ, इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस, इट यहां का सब्जेक्ट है, कंटेन्स वर्ब का पांचवा फॉर्म है, ये भी V5 तो ये भी, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, कोई एरर नहीं है। मैनी गुड एडवाइसेस, यहां आ गया बच्चे एरर। एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जिसका आप प्लूरल नहीं कर सकते। आपको याद आ रहा होगा, हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं, लगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे एस या एस लगा के उनको प्लूरल नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब यह है कि आप जब इसको प्लूरल करना चाहते हो ना, तो उसे अब पीस ऑफ एडवाइस वाले फॉर्म में चेंज करके करना पड़ता है। आप कभी भी एडवाइस का एडवाइसेस नहीं बनाते, तो मोटा मोटा बात यह है कि यहां पे एडवाइस का एडवाइसेस गलत है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता, लगेज का लगेजेस नहीं होता, बैगेज का बैगेजेस नहीं होता। तो इसको सुधारेंगे कैसे, आप इसको बोल सकते हो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी गुड पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस लिख दिया मैंने, देखो बोल कुछ और लिख कुछ और, आंसर क्या हुआ, एडवाइस। क्लियर है, 22 पर है। लिखा है, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट, तुम वो व्यक्ति हो, यू आर द मैन, यू सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है, द मैन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तुम वो आदमी हो जो, देखो फिर से हु हैव स्पॉइल्ड इट, बताओ रिलेटिव क्लॉज होगा कि नहीं होगा, मुझे कैसे पता चला, रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हुआ है, आगे एक वर्ब भी आया है, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैन के बारे में बात कर रहे हैं, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है। तो क्या लिखा हुआ है, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट, तुम वो आदमी हो जिसने इसे बर्बाद किया, ये रिलेटिव क्लॉज है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन सेंटेंस है, इसमें तो कोई एरर नहीं था। यहां देखेंगे लिखा हु हैव स्पॉइल्ड इट, अच्छा हु का इस्तेमाल किया जाता है इंसानों के लिए, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इसका मतलब यहां पे जो हम मैन के लिए लिखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं ये कोई एरर नहीं है, इंसानों के लिए लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं है। अच्छा लिखा हुआ है फॉर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट, जरा बचे हुए सेंटेंस को चेक कर ले एक बार, हैव के बाद V3 आता है, हैव के बाद V3 आता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हैव लिखा हुआ था इसका सब्जेक्ट कौन था, तो आप बोलोगे हु। अब मैं आपसे पूछूं कि हु का एंटीसीडेंट कौन था, मतलब ये किसके लिए आया हुआ था, तो आप बोलोगे मैन। तो मतलब तो यही हुआ कि हैव आया है हु के लिए और हु आया है मैन के लिए, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैन के लिए हैव आया, बात तो वही है कि मैन के लिए हैव आया। अच्छा मैन के लिए कब से हैव आने लगा, मैन सिंगुलर होता है, प्लूरल करेंगे तो मेन होगा, यहां मैन लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए जो वर्ब आ रहा है वो तो सिंगुलर होना चाहिए ना, पर आप तो यहां हैव यूज कर रहे हो,
तो बताओ गलत होगा कि नहीं होगा? क्या होना चाहिए? हैज। तो एरर क्या है इसमें? हैव नहीं होगा, इसके जगह पे हैज होना चाहिए। बोलो समझे? मजा आया बना के? अब देखो आप समझ सकते हो कि मैं उस लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और उतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं कि मैं डिजर्व करता हूं कि आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो। चैनल को सपोर्ट कैसे कर सकते हो? अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज ये पहला वीडियो है 25 सीरीज का, और ऐसे कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसको प्री एग्जाम तक कंटिन्यू करूंगा। कंडीशंस, रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, अगर आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं कुछ ऐड कर पा रहा हूं वैल्यू आपकी लाइफ में, तो यार आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? साथ ही साथ में शेयर करना पड़ेगा। जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हो वहां शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर करो। आपको लगता है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जरूरत है, उनको शेयर करो। इससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। जब चैनल को सपोर्ट अच्छा मिलता है, जब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जब यूट्यूब मेरे वीडियोस को प्रमोट करता है। अब यूट्यूब प्रमोट कब करता है? जब उसे ये पता चलता है कि वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, ठीक है? तो एक लाइक जरूर दबा देना बटन। उसके अलावा लास्ट में मैं बात करूंगा आपका होमवर्क क्या है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है कि एवरी डे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। बड़ा खूबसूरत सवाल है। लिखा है कि एवरी डे, हर दिन, समय बता रहा है, न्यू इन्वेंशंस, ये यहां का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? न्यू इन्वेंशंस, ठीक है? और आगे लिखा हुआ है इज मेक। दो तीन चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले ये वाला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? जब भी आप किसी सेंटेंस में बी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप किसी सेंटेंस में इज का यूज करते हो, एम का यूज करते हो, आर का यूज करते हो, वॉज का यूज करते हो, वर का यूज करते हो, तो ध्यान रखना इसके बाद V1 नहीं आ सकता। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आई एम टीच, ये 100% गलत है। या तो मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग, या तो मैं बोलूं कि आई एम टॉट। मतलब या तो इसके बाद V3 आ सकता है, या तो इसके बाद V4 आ सकता है। अगर इसके बाद V3 आया तो ऐसे केस में, सॉरी V4 आया तो ऐसे केस में हम उसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, और अगर V3 आया तो ऐसे केस में हम उसे पैसिव बोलते हैं। इसका मतलब एरर आपके सामने है, साक्षात यहां पे आपको दिख रहा है कि इज मेक लिखा हुआ है, जिसमें आपने इज के बाद V1 का यूज किया है, ये ग्रामर अलाउ नहीं करता, तो ये तो एरर है। पर हमारा मुद्दा ये नहीं कि इसमें एरर क्या है, हमारा मुद्दा यह है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम बनाएंगे कैसे, सुधारेंगे कैसे। इसके लिए मैंने आपको अलग से पढ़ाया हुआ है एक्टिव और पैसिव के बीच का एरर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? जब भी आप किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, जब भी आप किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को डूअर मानते हो, मतलब आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि जिसको आपने सब्जेक्ट माना वो कोई काम कर रहा है, तो ऐसे केस में हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जबकि जब आपको यह फील हो कि जो काम हो रहा है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर ही किया जा रहा है, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था, हर दिन नए इन्वेंशंस किए जाते हैं इंसानियत की भलाई के लिए। अब एक बात बताओ, जो हमारा सब्जेक्ट था इन्वेंशंस, ये काम कर रहा था कि इसके ऊपर काम हो रहा था? हर दिन इन्वेंशंस हो रहे थे या इन्वेंशंस कुछ काम कर रहा था? ऑब्वियसली हर दिन इन्वेंशंस हो रहे थे। अगर इन्वेंशंस हो रहे थे, इसका मतलब यह है कि जिसको आपने सब्जेक्ट माना इन्वेंशंस को, ये कोई काम कर नहीं रहा था, इसके ऊपर काम हो रहा था। इसका मतलब ये इस सेंटेंस का रिसीवर ऑफ द एक्शन था, डूअर ऑफ द एक्शन नहीं था। अगर डूअर ऑफ द एक्शन नहीं था, रिसीवर ऑफ द एक्शन था, मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए तो मैंने यहां क्या पढ़ाया था, ध्यान देना, V3 लगना चाहिए। तो इस सेंटेंस का रेक्टिफिकेशन ये है कि यहां इज के बाद, इनफैक्ट इज भी नहीं होगा, आर के बाद मेड होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि आर के बाद मेड होना चाहिए? सब्जेक्ट क्या था? इन्वेंशंस, जो कि प्लूरल था। अगर ये प्लूरल था तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो क्या लगेगा? आर लगेगा, और आर के साथ क्या होगा? मेड होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अगेन बात वही होती है कि अगर मुझे आंसर सिर्फ बताना होता तो मैं बोलता सेकंड पार्ट में एरर है जी, इसको आर कर दो, आर के बाद मेड कर दो। मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि इससे जब अगला सवाल बने तो आपको 10 सेकंड भी ना सोचना पड़े और आंसर आपकी जुबान पे हो। वो तभी होगा जब आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी। इसलिए मैंने इतनी राम कहानी पढ़ाई है जिसमें मैं कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना चाह रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24, ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। अगेन बड़ा खूबसूरत सवाल है। लिखा हुआ है ऑल वर्क्स ऑफ। अब सबसे पहले बच्चा ये एरर ढूंढ लेता है कि सर वर्क्स नहीं होगा, क्योंकि आज तक उसने पढ़ा है कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। आधी अधूरी जानकारी। क्यों? क्योंकि वर्क का दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह जहां पे आप उसको एज अ काम दिखाना चाहते हो,
और दूसरे जगह जहां पे आप उसको एज अ लिटरेरी वर्क दिखाना चाहते हो, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि किसी ने कितनी किताबें लिखी, कितनी पोइट्री लिखी, ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें की है उसने जिंदगी में, वो उसके वर्क्स कहलाते हैं। जहां पे आप इसको एज अ काम बोल रहे हो वहां पे इसको अनकाउंटेबल माना जाता है, जिसका मतलब है वर्क का वर्क्स नहीं होता। लेकिन जहां पे आप इसको लिटरेरी वर्क बोलना चाहते हो, उसकी कृतियां कहना चाहते हो, वहां पे इसका मतलब वर्क्स होता है। हम विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद के वर्क्स को पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? इसका मतलब इसको एरर मत मान लेना, ऑल वर्क्स बिल्कुल ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, देखो ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके लिए राइटिंग आया है, जेरेंड का फॉर्म इसका ऑब्जेक्ट है, क्रिएटिव क्या है, इसके लिए एडजेक्टिव है, कैसी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, यहां तक कोई एरर नहीं है। अच्छा, वर्क्स अभी मैंने बोला प्लूरल होता है, तो उसके लिए हैव लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था, तो हमारा जो वर्ब आया है ये भी क्या है, प्लूरल है, यहां कोई एरर नहीं है। अच्छा, क्या है हैव, व्हाट हैव अपील, नाउन है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, कि सारे काम जो है क्रिएटिव राइटिंग के उसमें क्या है, अपील है। अच्छा, कैसा अपील है, एस्थेटिक, एस्थेटिक्स अपील है। एस्थेटिक का मतलब होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, एस्थेटिक का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, ऐसी कोई चीज जो कि ब्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने स्पेलिंग, एस्थेटिक लिख रहा था, ठीक है। ये साहब एक नाउन होता है, ठीक, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक नाउन होता है। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को लिखते हैं एस्थेटिक्स अपील, इस केस में तो अभी मैंने आपके सामने बोला था कि ये नाउन है, इसका मतलब ये क्या, मैं पूछ रहा हूं कि कैसी अपील है, ऐसी अपील जो देखने में सुंदर हो। इसका मतलब आपको पढ़ के नहीं लग रहा कि ये वाला सेंटेंस, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। मैं समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। द कपिल शर्मा शो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने नाउन है, तो आप बोलोगे कि एक शो नाउन है सर, एक कपिल शर्मा नाम है, तो ये वाला भी नाउन है सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं इस फ्रेज के कंटेक्स्ट में आपसे पूछूं कि इसमें नाउन कौन है, तो नाउन केवल एक है, शो। कपिल शर्मा साहब नाउन नहीं है, ये पता है क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इसे कहते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ अ वर्ब, फंक्शनैलिटी ऑफ अ वर्ड, विच मींस कोई भी अपने नेचर से क्या है वो अलग बात है, पर उस फ्रेज में, उस सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है। तो ये अपने नेचर से कपिल शर्मा नाउन है, लेकिन इस फ्रेज में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। कैसे पता चला मुझे, मैं कह रहा हूं किसका शो, ये फराह खान का शो है, अनु मलिक का शो है, सचिन तेंदुलकर का शो है, कपिल शर्मा का शो है। कैसे पता चला, जब ये कपिल शर्मा आपने लिखा, इसका मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा ना कि कैसा शो है भैया, कपिल शर्मा का शो है। इसका मतलब बताओ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ये अभी आपने बोला नाउन है, फिर एडजेक्टिव कैसे हो सकता है। भैया मैं इंसान हूं, लेकिन मैं टीचर भी तो हूं। इंसान होना मेरा नेचर है, टीचर होना मेरा फंक्शन है। सिमिलरली नाउन होना इसका नेचर है, इस पर्टिकुलर फ्रेज में एडजेक्टिव होना इसका फंक्शन है। समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं। इसका मतलब जब हम एस्थेटिक्स अपील लिखते हैं, तो ये अपील जो होता है ये नाउन होता है, और एस्थेटिक्स उसके लिए एडजेक्टिव होता है। अब मुझे दुनिया का एक ऐसा एडजेक्टिव बता दो जो प्लूरल होता है। भैया प्लूरल होना, सिंगुलर होना नाउन का फीचर है, वो एक एडजेक्टिव का फीचर थोड़े ना है। अगर बहुत सारे गंदे लोग होंगे तो हम उनको क्या बैड्स बोल देंगे, नहीं ना। अगर एक है तो हम उसे बैड बॉय बोलते हैं, बहुत सारे हैं तो हम उन्हें बैड बॉयज बोलते हैं। नंबर बॉय का चेंज हो रहा है, बैड का नहीं। एडजेक्टिव कभी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, वो एक नाउन होता है। तो हमने अपने मन से यहां पे एस्थेटिक्स कैसे कर दिया, फिर लिखने की जगह कम है, क्लीन कर रहा हूं इसको। हमने फिर यहां पे एस्थेटिक्स कैसे कर दिया, बोलो गलत होगा कि नहीं होगा। अच्छा, सेम लॉजिक वाला आपने पढ़ा है क्या, याद आ रहा है आपने पढ़ा है 5 रुपीज नोट, और आपको रटा दिया गया था कि जब भी ए एन द आगे लगा हो, कोई नंबर हो, फिर एक नाउन हो, फिर एक नाउन हो, तो ये वाला नाउन सिंगुलर होता है। क्यों, क्यों होता है? अरे रीजन है भाई, रटने वाली बात ही नहीं है। ये क्या है, नाउन है। 5 रुपीज क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है ये क्या काम कर रहा है, ये नाउन नोट के बारे में बता रहा है। कैसा नोट था भैया, 5 रुपए का नोट था, 10 रुपए का भी हो सकता था, 50 रुपए का भी हो सकता था, 100 रुपए का भी हो सकता था। इसका मतलब ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव है, और जैसे आपने बोला एडजेक्टिव है, ये तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। दुनिया का कौन सा एडजेक्टिव प्लूरल होता है, इसका मतलब यहां पे रूपी करना पड़ेगा। तो इतना कॉमन कॉन्सेप्ट तो रटने की बात ही कहां है। तो यहां लिखा है एस्थेटिक्स अपील, मैंने क्या बोला, अपील नाउन है। अगर अपील नाउन है तो इसके लिए जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं इसके पहले, वो तो एडजेक्टिव है ना। अगर ये एडजेक्टिव है तो ऐसे केस में भैया फिर एस्थेटिक्स कैसे होगा, प्लूरल कैसे होगा। इसे तो सिंगुलर करने की जरूरत है, अगर सिंगुलर करने की जरूरत है तो ये एस्थेटिक होगा। अब बताओ मजा आया क्या। अब अगर मजा आया तो फिर से वही काम है भैया, चैनल को सपोर्ट करो। मैं इतना डेप्थ में तभी पढ़ा पाऊंगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
लाइक करना। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत ही आसान सवाल रखा है मैंने 25 नंबर में, जिसका जवाब सब दे पाएंगे। ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में बताओगे 2-4 चीजें। नंबर 1, 25 में से कितने करेक्ट किए, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ताकि मैं डिफिकल्टी लेवल डिसाइड कर पाऊं कि किस लेवल का मुझे सवाल रखना है। ठीक है, ये लेवल ठीक है, ऊपर करना है नीचे करना है, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, 25 नंबर सवाल का जवाब क्या है, ये वो मुझे कमेंट में बताओगे। तीसरा, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ये बताना। मतलब अगली जो मैं वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे, वो मैं क्या बनाऊं, वो मैं ईडीएम बनाऊं, मैं पीक्यूआरएस पे बनाऊं, मैं क्लोज टेस्ट बनाऊं, या मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, अगला टॉपिक क्या है वो बताना। डोंट फॉलो, सॉरी डोंट फॉलो, प्लीज फॉलो, क्या बोल रहा हूं मैं, डोंट फॉरगेट बोल रहा था। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ठीक है, लाइक जरूर करना है। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पाप लगेगा, माता रानी देख रही है, देखो नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी देख रही है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपसे भी मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बताना पढ़कर कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।